सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। दूर तलक फैली हरियाली मन को यूं लुभाती है, जैसे किसान की खेत क्यारियां झूम झूम कुछ गाती हैं। जी हाँ किसान भाई बहनों, अगर मौसम अच्छा हो जाए तो हमारी फसलें भी झूम झूम कर कुछ इसी तरह का संदेश देती हैं। अब देखिए, मौसम में तपिश लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमारी धरती पर यदि ठंडी ठंडी फुहार पड़ जाए तो हमारे मन को तो सुखद हो ही, साथ ही साथ हमारी फसलों को भी राहत मिल जाए। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ, कामना के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। इस साल निर्धारित लक्ष्य से 2% अधिक हुई गेहूं की खरीद। आपूर्ति बढ़ाकर दालों के बढ़ते दामों पर रोक लगाएगी केंद्र सरकार। नेचुरल रबर के आयात में 10% तक की कमी आने की संभावना। खरीफ सीजन में फसलों के बुआई रकबे में हुई बढ़ोतरी और 30 नई कोल्ड चेन के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2015-16 के मार्केटिंग सीजन में गेहूं की फसल को नुकसान होने के बावजूद केंद्र सरकार ने गुणवत्ता मानक में ढील देकर निर्धारित लक्ष्य से 2% अधिक गेहूं की खरीद की है। किसान भाइयों, इस साल बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए गेहूं के गुणवत्ता मानक में राहत देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के कारण वर्ष 2015-16 के मार्केटिंग सीजन में केंद्र सरकार ने निर्धारित लक्ष्य से 2% अधिक गेहूं की खरीद की है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2015-16 के मार्केटिंग सीजन में 26 मई तक 26.7 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इस सीजन में गेहूं की खरीद में टूटे व नमी वाले गेहूं की खरीद का निश्चय कर किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने उत्पादन कम होने से दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाने के लिए बाजारों में दालों की आपूर्ति बढ़ाने का निश्चय किया है। दालों के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में दालों की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार ने उत्पादन कम होने से दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाने के लिए बाजारों में दालों की आपूर्ति बढ़ाने का निश्चय किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बारे में कहा है कि सरकार दालों के बढ़ते दामों को लेकर चिंतित है। इस साल बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे दलहन के अलावा फल सब्जी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस साल दलहन के उत्पाद में गिरावट आई है। इस साल करीब 18.43 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल करीब 19.78 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में देश में नेचुरल रबर के आयात में 10% तक की कमी आ सकती है। इंडियन रबर डीलर्स फेडरेशन के अनुसार ऑटो उद्योग की सुस्ती के कारण नेचुरल रबर की खपत में कमी आने की संभावना के चलते आयात में कमी आ रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में देश में नेचुरल रबर के आयात में 10% तक की कमी आ सकती है। नेचुरल रबर के आयात में कमी आने से देश के रबर उत्पादक किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इंडियन रबर डीलर्स फेडरेशन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में रबर का आयात 10% गिरकर 1,86,602 टन रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि इस बार रबर की मांग और सप्लाई के बीच अंतर कम हो रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में नया प्लांटेशन होने से देश में रबर का उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में इस खरीफ सीजन में फसलों के बुआई रकबे में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। देश में अब तक 56.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बुआई हो चुकी है। देश में वर्ष 2015-16 के खरीफ सीजन में अब तक 56.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले खरीफ सीजन वर्ष में 2014-15 के मुकाबले करीब 7.2 लाख हेक्टेयर अधिक है। पिछले खरीफ सीजन में देश में समान अवधि में 49.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही फसलों की बुआई हो पाई थी। वर्ष 2015-16 के खरीफ सीजन में अब तक 2.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चावल, 40.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना, 6.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जूट और पटसन, 6.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई हो चुकी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए कहा है कि देश में 30 नई कोल्ड चेन के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने देश में 30 नई कोल्ड चेन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण जल्द खराब होने वाली चीजों की बर्बादी को रोकने के लिए मंत्रालय आपूर्ति श्रृंखला को निरंतर त्वरित एवं कारगर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस दिशा में सरकार ने कोल्ड चेन व मेगा फूड पार्कों के प्रस्तावों को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह जल्द खराब होने वाली चीजों की बर्बादी में भी कमी आएगी। खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम होने से इनकी कीमतों में भी स्थिरता आएगी और महंगाई पर नियंत्रण लगेगा। मौसम में इस समय गर्माहट का प्रभाव है। ऐसे में फसलों की देखभाल में सावधानी बरतना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ बरसात हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के इलाकों में मानसून आने से मौसम की मिजाज में राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में तेजी बनी रहने की संभावना है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहेगा। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे आने वाले दिनों में लू एवं तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों एवं फलों की बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। और अब कमोडिटी बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। मंडियों में दलहन की आवक कमजोर रहने से इसके दामों में मजबूती आने के संकेत हैं। इसी तरह मिल वालों की मांग निकलने से सोयाबीन के दामों में तेजी को बल मिला है। सोयाबीन के वायदा कारोबार में भी तेजी आने की संभावना है। इसके विपरीत मक्के के वायदा और हाजिर भावों में नरमी का रुख आने की संभावना है। घरेलू बाजार में करेले, भिंडी, तोरई, आम और लीची की आपूर्ति में तेजी आने से इनके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना ना तो हम सब अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं और ना ही खेती किसानी के कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पानी की एक एक बूंद की हम बचत करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी जल की प्राप्ति हो सके और हमारा खेती किसानी का कार्य भी निरंतर यूं ही चलता रहे। इसके लिए बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनको अपनाकर हमारे किसान भाई बहन आसानी से पानी की बचत कर सकते हैं। इन्हीं विधियों में है बौछारी और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। क्या है ये पद्धतियां और हमारे किसान भाई बहन इनसे कैसे भरपूर लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पौधों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे लिए। आप जैसा कि जानते हैं, भारतवर्ष में मुश्किल से 40% भूमि सिंचित है और 60% भूमि आज भी असिंचित है। लेकिन जहाँ सिंचाई के साधन हैं वहाँ पानी का खूब दुरुपयोग होता है, जिससे न केवल हमारी फसलों को नुकसान होता है बल्कि हमारे बहुत सी खेत खाली रह जाते हैं पानी की कमी की वजह से। विज्ञान ने बहुत अच्छी उन्नति की है, बहुत सी नई नई सिंचाई की विधियाँ निकाली है, जिससे न केवल कम पानी लगता है बल्कि कम गुणवत्ता वाला पानी प्रयोग करके भी हम अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। ये कौन कौन सी विधियां हैं, इनका किस प्रकार से हमारी फसलों को लाभ मिल सकता है,
इनको किस प्रकार से हम लगा सकते हैं और सरकार इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ करने जा रही है, इन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर नीलम पटेल जी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जल प्रौद्योगिकी केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ किसान भाई पानी का खूब दुरुपयोग करते हैं, उससे फसलों को कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो अधिक पानी देने से फसलों को क्या क्या नुकसान होता है? देखिए, अगर हम अपनी फसलों में ज़्यादा पानी का उपयोग करेंगे तो उससे क्या है कि हमारी जो हम खाद देते हैं वो खाद भी पौधों की जड़ों पे नहीं रहेगी, पानी के साथ बह के जड़ से नीचे चली जाएगी। दूसरा भाई है कि हमारी अगर जो पौधों की जड़ें हैं उनको हमें पानी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पानी ज़्यादा भर के रखेंगे तो हमारी जड़ों को ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाएगी। तीसरा है, अगर हम पानी रखेंगे हर समय ज़्यादा गीला रखेंगे तो खरपतवार भी ज़्यादा पैदा होंगे। खरपतवार ज़्यादा पैदा होंगे, इससे नीचे क्या है उसमें आर्द्रता बहुत है, जिससे ह्यूमिडिटी कहते हैं, ज़्यादा रहेगी। उसके ज़्यादा रहने से क्या होगा, हमारी बीमारियां भी बहुत लगेंगी। तो पानी ज़्यादा अप्लाई करने से ऐसा नहीं है कि पैदावार बढ़ जाती है, कुछ फसलों में बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर फसलों में इससे पैदावार कम ही होती है। डॉक्टर नीलम पटेल जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि अधिक पानी देने से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं जिनको किसान भाई अपना सकते हैं? देखिए, आपका बिल्कुल जो सवाल है बहुत ज़्यादा वाजिब है। हमारे जो आजकल सिंचाई के नए तरीके हैं वो मुख्यतः 3 तरह के हैं, जिनको हम बड़े वाले फव्वारा, मध्यम फव्वारा और बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अगर ये किसान ये सिंचाई के 3 साधनों में से किसी एक का भी प्रयोग करें तो हमारे जो पानी की है वो बचत बहुत होगी। पानी के बचत के अलावा जो खेतों में हमारी फसल बोई गई है उनकी जड़ों को एक समान पानी उपलब्ध होगा। उस पानी के साथ साथ उनको खादें भी एक तरह उपलब्ध हो जाएंगी, एक सार हो जाएंगी। और तीसरा है, हमारा जो आजकल गांव में किसानों को लेबर की बहुत कमी हो रही है। ये सिंचाई के नए तरीके लगाने से हमारा लेबर भी कम लगेगा। और जो जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे देश में जो ट्यूबवेल से सिंचित क्षेत्रफल है वो 60% से ज़्यादा है। ट्यूबवेल चलाने के लिए हमें किसानों को या तो बिजली चाहिए, नहीं तो डीजल चाहिए। और बिजली भी किसानों को उतने घंटे नहीं मिल पाती जितनी उनको आवश्यकता होती है। तो अगर वो सिंचाई के नए साधनों पर लग जाएंगे तो कम समय में, आधे समय में ही अगर ट्यूबवेल चलाएंगे तो उनका सिंचाई का पूरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने कई सारी विधियाँ बताई, खासकर 3 विधि बताई। इसमें कौन सी विधि कौन सी स्थिति में लगाएं, कौन सी फसल में लगाएं, जिससे कि किसानों को ज़्यादा लाभ मिले और उनकी लागत जल्दी पूरी हो और देश को भी अच्छी फसल मिले और किसानों को भी अच्छा लाभ मिले? देखिए, अगर इनका देखें कि कौन सा सिस्टम या सिंचाई का तंत्र कहाँ के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो सब्जियाँ, हमारी सब्जियाँ, कपास, हमारी गन्ना, ये जो फसलें हैं यहाँ पर हमारा ड्रिप सिंचाई है, जिसको टपका बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा कारगर है। लेकिन अगर हम जाएं अपना गेहूं में या हम जैसे गांव में किसान पलेवा करते हैं, प्री सोइंग इरीगेशन करते हैं, पलेवा करनी हो, गेहूं में सिंचाई करनी हो तो हमारा जो रेन गन बड़ा वाला फव्वारा वो सबसे अच्छा है। जहाँ पर हमारे फूल हैं, बड़े पौधे हैं, हमारे आम के हैं, बड़े बगीचे हैं, पुराने बगीचे हैं, वहाँ पर हमारे जो माइक्रो स्प्रिंकलर हैं, जो सूक्ष्म फव्वारे हैं, वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा कारगर हैं। तो किसान भाइयों को ये देखना है कि उनके पास फसल कौन सी है और उस फसल के लिए तभी वो इन सिंचाई तंत्रों में से चुनाव करेंगे, तभी उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कि जैसे अगर सब्जी में आपने फव्वारा लगा दिया तो सब्जी, जैसे मान लीजिए आपका मिर्च है या टमाटर है, उसमें फूल होते हैं, आपने फव्वारा लगा दिया, फव्वारा चला दिया तो सारे फूल तो गिर जाएंगे। तो आप कहेंगे सिंचाई तंत्र तो बेकार है, जबकि बेकार नहीं है। वहाँ पर फव्वारा नहीं लगना चाहिए था, वहाँ पर ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई लगनी चाहिए थी। तो इसी तरह जो भी सिंचाई तंत्र का आप चुनाव करें वो ये देख के चुनें कि आपके यहाँ पर कैसी आपकी फसल है, आपका ट्यूबवेल है वो कितना पानी देता है और उस ट्यूबवेल में से कितने घंटे आपको बिजली प्राप्त होती है, जिससे कि आपकी सिंचाई की आपूर्ति भली बात की जा सके। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि कौन कौन सी फसलों में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारी मिट्टी कई किस्म की, कहीं भारी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं रेतीली मिट्टी है। तो मिट्टियों के आधार पर इन विधियों का चुनाव किस प्रकार से किया जा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अगर आप देखते होंगे गांव में अगर खेत आपका ऊंचा नीचा है
तो किसानों को क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं छोटी छोटी, उन क्यारियों में पानी भरते हैं। लेकिन अगर वो सिंचाई के नए तंत्रों पे जाएंगे तो आपको खेत में ऊंचा नीचा रहेगा, लेकिन तब भी आपको क्यारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सिस्टम जो आपके तंत्र हैं ये दबाव से चलते हैं। दबाव से चलते हैं तो एक सार पानी का वितरण पूरे खेत में हो जाता है, तो खेत में का ऊंचा नीचे होने से इन सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रही जहाँ तक आपकी बात मिट्टी का प्रकार, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, जिसको भारी मिट्टी बोलते हैं, अगर वो है तो ड्रिप सिंचाई में जो लेटरल हैं, जो 2 पाइप हैं, उनकी दूरी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि मिट्टी में फैलाव, पानी का फैलाव ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी हल्की मिट्टी है, जैसे कि आपकी बलुई दोमट, इसमें क्या है 2 लेटरल पाइप की दूरी कम रखी जाएगी, तो इसमें सिस्टम दूसरी तरह से डिज़ाइन होगा, उसमें सिस्टम दूसरी तरह से डिज़ाइन होगा। और सिस्टम की लागत भी, जब आपकी चिकनी मिट्टी है तो कम हो जाती है, और लेकिन आपकी हल्की मिट्टी है तो उसमें सिस्टम की तंत्र लागत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आपने ये जो विधियाँ बताई हैं इनमें काफ़ी लागत आती है और सरकार इन विधियों को प्रोत्साहन भी देना चाहती है, तो जो किसान भाई इन विधियों को लगाना चाहते हैं वो किस विभाग में संपर्क करें, और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा के किसान भाई इनको लगा के अपने देश के लिए भी काम कर सकता है, अपना भी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, ये सच बात है कि हमारे किसान पूरे अपने पीढ़ियों से एक तरह की खेती करने के लिए आदत है उनकी, उनमें उनको क्या करें दक्षता हासिल है। अगर आप उनको नई चीज़ों पे लेके जाएंगे तो उनको मुश्किल होती है, तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए किसान भाई जहाँ पर भी रहते हैं उनके पास का कोई KVK हो या कोई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो वहाँ पर, नहीं तो ICAR के इंस्टीट्यूट हो, नहीं तो अपने इंस्टीट्यूट में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी आके किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं इन सब तकनीकियों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, जिससे उनको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये तो रही उनको तकनीकी कौशल की बात। जहाँ तक रही कि वो किससे संपर्क करें, क्योंकि हाँ, आप ये जब नई तकनीकों पे जाएंगे तो किसानों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान में ही रखते भारत सरकार ने अपने कृषि मंत्रालय के अंतर्गत किसानों के लिए परियोजना चला रखी है। उस परियोजना अपने ज़िले के जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी के पास है, तो किसान भाई अपने ज़िले के जिला उद्यान अधिकारी के पास या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें, और इन तंत्रों पर अच्छी खासी सिंचाई के साधन पर उनको सब्सिडी उपलब्ध है, और उन किसान उनको सब्सिडी ले सकते हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। उनके यहाँ कंपनी की लिस्ट है, जो उस कंपनी उस राज्य में बिजनेस करने के लिए रजिस्टर्ड करी गई हैं, वो उनसे ले लें, उनके लगे हुए तंत्र देखें और किसानों के पास जाएँ, उसको डिस्कस करें, तभी चुनाव करें। डॉक्टर साहब, जब भी किसान विभाग में जाएगा तो विभाग के अधिकारी जो कुछ खास पेपर पूछते हैं उससे कि उसकी ज़मीन क्या क्या हाल है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, या ट्यूबवेल है कि नहीं है, तो कौन कौन से खास कागज़ उसको लेके जाने हैं विभाग में, जिससे कि उसको इन विधियों का पूरा लाभ मिल सके और विभाग वाले इन विधियों को लगाने में उसकी मदद कर सकें? डॉक्टर साहब, इस योजना में किसानों की इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। सिर्फ 2 पेपर की ज़रूरत होती है। एक, किसान को अपनी जमाबंदी, जिससे ये साबित हो सके कि ज़मीन उनकी है। दूसरा कि उनके पास पानी का स्रोत है। ये 2 पेपर चाहिए। जहाँ तक रही मिट्टी और पानी की जांच, इस परियोजना में खास तरह का इंतजाम किया गया है कि जो कंपनी जिनका पंजीकरण उस राज्य में किया गया है, उस कंपनी को जब किसान भाई संपर्क करेंगे तो वो इनका मिट्टी और पानी लेके जाएंगी और जांच कराएंगी, और उसकी एक रिपोर्ट अपने पास रखेंगी, एक रिपोर्ट किसान के पास रहेगी, और एक रिपोर्ट वो जिला उद्यान अधिकारी या जो राज्य सरकार है उन अधिकारियों को देंगे। इससे किसानों को पता रहेगा कि उनकी मिट्टी कैसी थी, पानी कैसा था, जिससे कि आगे सिस्टम उस तरह का डिजाइन किया जा सके। डॉक्टर नीलम पटेल जी, आपने जो नई नई विधियाँ बताई हैं, ये ऐसी विधियाँ हैं जिनके बारे में आम किसान नहीं जानता है और न ही उसको इसका ज्ञान है, लेकिन जब वो इनको लगाना चाहता है और लगाने जा रहा है तो कई बार लगाने के बाद में कई समस्याएं आ सकती हैं, और समस्याएं आने के बाद में उसको बहुत दिक्कत हो जाती है कि वो कहाँ से एक्सपर्ट को ढूंढे। तो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण वो ले या किस संस्था से संपर्क करे जिससे उसको पूरा ज्ञान मिल जाए और विधि लगाने के बाद में वो उसका पूरा लाभ ले पाए और उसको कोई दिक्कत ना आए? डॉक्टर साहब, एक जब किसानों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो सिंचाई तंत्र लगाएंगे उसमें फ़िल्टर होते हैं, छन्नक को किसी भी सिंचाई तंत्र का दिल कहा जाता है, कि अगर छन्नक में कुछ गड़बड़ी हो गई तो जैसे कहते हैं दिल में गड़बड़ी हो गई, तो आपके जो छन्नक हैं जिनसे पानी छन करके आगे पाइपों तक जाता है, वो छन्नक सही होने चाहिए। अब छन्नक देखने के किसान भाई कहेंगे कुछ मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके ऊपर एक दबाव मापी प्रेशर गेज लगा रहता है। अगर उस दबाव मापी में प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब छन्नक में अंदर गंदगी जम गई है। वो आप 10 दिन 15 दिन में छन्नक को अपने हाथ से खोल दीजिए, साफ कर लीजिए।
इसके अलावा इसको आपको बिल्कुल रेगुलर काम करना है। अगर आपका पानी खारा है तो आप देखेंगे कि नमक आपके लेटरल पाइप में जम जाता है, तो जो आपके छेद हैं, चाहे ड्रिप के छेद हों, चाहे फव्वारा के नोजल हो, चाहे रेन गन का नोजल है, वो भी बंद होने लगता है। तो आपको इस तरह में है तो उसको एसिड ट्रीटमेंट बोलते हैं। जब आपकी फसल ख़त्म हो जाए तो उस सिस्टम में एसिड चलाते हैं। एसिड कितना देना है, कैसे देना है, वो जब आपकी पानी की जांच होगी तब पता चलेगा आपका पानी कैसा था, उसमें कितना एसिड मिलाना है, जिससे इसकी क्लीनिंग हो जाए। किसान भाइयों को हम क्या सलाह देंगे कि जब भी वो ऐसा सोच रहे हैं इन पे जाने के लिए, तो पहले इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। और ये प्रशिक्षण बिल्कुल सारे ICAR इंस्टीट्यूट में, अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में किसानों को फ्री में दिया जा रहा है। उनके रहने खाने का भी इंतजाम यूनिवर्सिटी और ICAR इंस्टीट्यूट करती है। किसान 2 दिन 3 दिन रह के वहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करें और कैसे ये सब मेंटेनेंस का ख्याल रखना है ये सिस्टम्स का, जिससे कि वो 10 साल 15 साल तक चीज़ें इस्तेमाल कर सके, इसको उनको सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि इसमें लागत काफ़ी अधिक आती है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कितनी लागत आती है और उतनी लागत लगाने के बाद किसान उसकी आपूर्ति कैसे करेगा और किस प्रकार से उसको लाभ होगा, और जो लागत लगाए उसका पूरा उसको लाभ मिले और साथ साथ में देश को भी उसका लाभ मिले। तो देखिए, हमने 3 तंत्रों की बात करी है, हम 3 की बात बता देते हैं। अगर आप ड्रिप सिंचाई तंत्र अपनी चाहे गन्ना में जाएं, चाहे कपास में जाएं, चाहे सब्जियों में जाएं, तो कम से कम आपका 1.25 लाख रुपया पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ है। 1 किले में 50-1 रुपये लगेंगे। हाँ, अगर किला है मतलब 1 एकड़ में आपका 50-1 रुपये लग जाता है 1 किलो में। अगर आप वही बड़ी वाली जो अपनी रेन गन है, जो गेहूँ और जिसमें इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर आप जाएंगे तो आपका 25-1 पाइप के साथ वो नोजल लग जाता है, जो 1 एकड़ में 1 बार सिंचाई कर देगा। लेकिन बस उसमें है कि आपका गेहूं में ही प्रयोग होगा और उसमें पलेवा कर सकेंगे और ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक रही जो सूक्ष्म सिंचाई वाले फव्वारे हैं, सूक्ष्म फव्वारे हैं, उनकी लागत आपकी 85,000 लगभग पर हेक्टेयर पड़ती है। डॉक्टर नीलम पटेल जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो भी उन्होंने उनको बताया है वो उन पूरी बातों का ध्यान रखते हुए अपने खेत में नई नई विधियों का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा उत्पादन लेंगे, अच्छा उत्पादन लेंगे और न केवल उनका अपना विकास होगा बल्कि पूरा देश का विकास होगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक।
आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले कल के कार्यक्रम भी बता दें। कल खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम की जानकारी तो होगी ही, साथ ही साथ हम पशु प्रबंधन पर आपको विशेष कार्यक्रम दिखाएंगे। तो अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक और नए विषय के साथ। नमस्कार।